प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपकी जो अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक दी हुई है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके अंतर्गत जो 10 अंकों का टॉपिक्स दिए गए हैं, उन्हीं टॉपिकों में से हमारा ये 5वां वीडियो है। और इस 5वें वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं नाटक और नाटक की रचना प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। कुछ तथ्य हैं उन प्रश्नों को लेकर के जो कि नाटक के इतिहास को उजागर करते हैं और नाटक की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, नाटक की पूर्णता कब मानी जाती है, इस प्रकार के जो विभिन्न प्रश्न हैं आपके बोर्ड के प्रश्न पत्र में जिस प्रकार से आने वाले हैं, तो उनका हम अध्ययन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि नाटक में किस प्रकार की स्थितियां होती हैं और किन तथ्यों के आधार पर हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं श्रृंखला नाटक विकास और प्रक्रिया, यानी कि नाटक की रचना प्रक्रिया। विद्यार्थियों, यहाँ जो नाटक शब्द है वो अंग्रेजी के 2 शब्दों का पर्याय बन गया है। एक तो है ड्रामा और एक है प्ले, यानी कि ड्रामा और प्ले का ये पर्याय बन गया है। वस्तुतः विद्यार्थियों, रूपक का एक भेद माना जाता है। नाटक जो है वो रूपक का भेद माना जाता है, क्योंकि इसमें रूप का आरोप होता है और रूप का आरोप होने के कारण इससे रूपक का एक भेद माना जाता है नाटक को। यहाँ विद्यार्थियों, एक समुचित जो परिभाषा हो सकती है नाटक की, वो इस प्रकार से है। इस परिभाषा के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो जो आवश्यक तत्व होते हैं नाटक के अंतर्गत, वो सभी तत्व इसमें समाहित हो जाते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों, इसमें रंगमंच पर अभिनय द्वारा। विद्यार्थियों, पहली जो शर्त होती है किसी भी नाटक की पूर्णता की, तो वो होता है रंगमंच, यानी कि नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत होना चाहिए, अर्थात स्टेज पर वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ रंगमंच पर अभिनय द्वारा, अभिनय पात्रों के द्वारा किया जाता है। तो एक तो हो गया इसमें रंगमंच और एक हुआ इसमें पात्र। तो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखा हुआ और पात्रों के संवादों पर आधारित, संवाद एक प्रमुख तत्व हुआ करता है नाटक के अंतर्गत, जिससे डायलॉग कहते हैं, जिसे कथोपकथन भी कहते हैं। तो पात्रों के संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली, अर्थात जब नाटक की ऐसी विधा जिसमें एक ही अंक हो तो उसे एकांकी का रूप दे दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि एक से अधिक अंकों वाली जो दृश्यात्मक, यानी कि जो दिखाई दे, ऐसी साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। विद्यार्थियों, पुनः देखते हैं परिभाषा को कि रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखा हुआ और पात्रों के संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक जो साहित्यिक रचना है उसे नाटक कहते हैं। देखते हैं आगे, हिंदी में नाटकों का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ, अंग्रेजी में कहाँ से हुआ और किस प्रकार से ये विकसित अवस्था में आया है। तो यहाँ हिंदी में मौलिक नाटकों का जो आरंभ है, इस प्रकार का प्रश्न आ जाया करता है। तो हिंदी में मौलिक नाटक जो है विद्यार्थियों, नाटकों की दृष्टि से या किसी भी रचना या साहित्य की दृष्टि से 2 प्रकार की वस्तुएं हुआ करती हैं, 2 प्रकार की स्थितियां हुआ करती हैं। एक तो होता है मौलिक और एक होता है अनूदित। तो जो मौलिक होता है स्वयंभूत होता है, अर्थात स्वयं किसी लेखक या कवि के द्वारा जो रचना लिखी जाती है, स्वयं जो पहले नहीं लिखी गई हो, और उससे मौलिक कहते हैं। और जो किसी दूसरी भाषा का अनुवाद करके लिखी जाती रचना, उसको अनूदित कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में जो मौलिक नाटक है उसको लिखने का जो आरंभ है वो आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसका जो प्रथम चरण आता है भारतेंदु काल, उसका जो नामकरण हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। तो वहाँ जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनसे ये नाटकों का प्रारंभ माना जाता है। जो मौलिक नाटक हैं उनका प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। विद्यार्थियों, नाटक के बारे में कहा जाता है कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम विकसित होने वाली जो साहित्यिक विधा है वो नाटक है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम विकसित होने वाली साहित्यिक विधा जो है वो क्या है? ड्रामा है, प्ले है, अर्थात नाटक है। यहाँ विद्यार्थियों, भारतीय नाटकों के जो जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? तो भारतीय नाटकों के जो जनक हैं वो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि माने जाते हैं। नाट्य शास्त्र लिखा था इन्होंने, भरत मुनि ने, और उसमें
नाटकों के बारे में दिया गया है और नाटकों के जनक इनको कहते हैं भरत मुनि को। आगे विद्यार्थियों एक नाम आया है हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन जो हैं वो आधुनिक यथार्थवादी नाटकों के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ हमने अब तक 3 प्रकार के व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ा है। एक तो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जो मौलिक नाटकों के जनक माने जाते हैं। दूसरा पढ़ा हमने भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता है और भारतीय नाटकों के जनक माने जाते हैं। तीसरा हेनरिक इब्सन पढ़ा जो आधुनिक यथार्थवादी नाटकों के जनक माने जाते हैं। अब अंग्रेजी विषय को लेते हैं। तो अंग्रेजी विषय में अंग्रेजी नाटकों के जो जनक होते हैं वे हैं विलियम शेक्सपियर और उनके नाटक बहुत ही प्रसिद्ध रहे। अंग्रेजी भाषा में इनको नाटकों का जनक माना जाता है, विलियम शेक्सपियर को। आगे देखते हैं विद्यार्थियों नाटकों के जो तत्व हैं उनके बारे में चर्चा आती है कि नाटक के कितने तत्व हैं। तो यहाँ हम भारतीय जो प्राचीन आचार्य हैं या यो कहें कि नाट्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर भारतीय आचार्यों के द्वारा या नाट्य शास्त्र में जो नाटक के जो तत्व होते हैं वो 3 माने जाते हैं। पहला तत्व है विषय वस्तु अर्थात कथा वस्तु, जो प्रारूप है जिसमें क्या कहा गया है उस स्थिति को यानी कि विषय वस्तु। दूसरा है नेता या अभिनेता यानी कि पात्र, और तीसरा है रस। तो 3 ये तत्व माने जाते हैं नाटकों के भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार, भारतीय आचार्यों के द्वारा या नाट्य शास्त्र के द्वारा। विषय वस्तु, नेता और रस। विषय वस्तु, नेता और रस। विद्यार्थियों आगे जो वर्णन आता है कि यूरोपीय जो विद्वान हैं उनके द्वारा नाटकों के तत्व कितने माने गए, तो ये जो संख्या है वो बढ़ करके 6 हो जाती है। हालांकि जो तीनों तत्व माने गए हैं भारतीय विद्वानों के द्वारा उसमें ये तीनों ही तत्व उन 6 तत्वों में शामिल माने जाते हैं, हो जाते हैं, उनका वर्णन उनमें आ जाता है। लेकिन विद्वानों की जब बात आती है, यूरोपियन विद्वानों की जब बात आती है, तो उसमें नाटक के 6 भेद माने गए हैं, अर्थात नाटक के 6 जो तत्व हैं वो माने गए हैं। यहाँ पहला है कथानक यानी कि कथावस्तु, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन जिसको संवाद कहते हैं, चौथा है देशकाल, पांचवा है उद्देश्य और छठवां है भाषा शैली। ये यूरोपीय विद्वानों के द्वारा नाटक के जो माने गए 6 तत्व हैं उनका विवरण है। तो नाटक के जो तत्व होते हैं यूरोपीय विद्वानों के द्वारा वो कथावस्तु, पात्र और चलचित्रण, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और भाषा शैली, ये 6 तत्व माने जाते हैं। भारतीय विद्वानों की देखते हैं कि विषय वस्तु, नेता और रस, ये 3 प्रकार के नाटक के तत्व माने जाते हैं। आगे विद्यार्थियों एक बहुत ही बार बार आने वाला जो प्रश्न होता है कि नाटक में अंकों की संख्या कितनी होती है। पहले परिभाषा में हमने देखा कि 1 से अधिक इसमें अंक हो, तो यहाँ जो सामान्य रूप से जो नाटक होता है उसमें अंकों की संख्या विद्यार्थियों 3 होती है और 3 होती है। लेकिन अर्थ जो नाट्य शास्त्र है उसमें ये भी दिया हुआ है कि जो प्रत्येक अंक होगा उसकी न्यूनतम जो अवधि है उसको मंचित करने की, लिखित करने की, तो वो होती है अवधि विद्यार्थियों, प्रत्येक अंक की अवधि होती है 48 मिनट। तो यहाँ पर नाटक के 3 जो अंक पाए जाते हैं, नाटक में अंकों की संख्या होती है, उसके भागों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। 3 अंक का एक नाटक हुआ करता है और प्रत्येक अंक की जो न्यूनतम अवधि है वो 48 मिनट होती है। विद्यार्थियों आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाला है इस तथ्य से वो ये है कि नाटक जो है वो किसी विशेष परिस्थिति का अनुकरण है। नाटक का मतलब आप एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि क्यों नाटक कर रहे हो, तो नाटक क्या है, एक अनुकरण है, किसी भी विशेष स्थिति का जो अनुकरण है उसे नाटक कहते हैं। और यहाँ इसका विशेष जो परफॉर्मा दिया हुआ है कि नाटक की जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है, नाटक की जो मूल विशेषता है वो होती है विद्यार्थियों समय का बंधन, यानी कि एक निश्चित समय सीमा होती है किसी भी नाटक को मंचित करने के लिए। यहाँ जैसा कि ऊपर कहा गया है कि नाटक के 3 अंक होते हैं और प्रत्येक अंक की जो अवधि है वो 48 मिनट की होती है। तो समय का जो बंधन है वो नाटक की मूल विशेषता होती है। एक नाटक की विशेषता के रूप में ये भी आता है कि जितनी भी साहित्य की विधाएं हैं उन सभी विधाओं में एक जीवंत माध्यम के रूप में ये नाटक आता है। विद्यार्थियों कई बार इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि नाटक है,
दृश्य काव्य, श्रव्य दस, इस प्रकार से पूछा जाता है तो भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक को दृश्य काव्य माना गया है, अर्थात देखने का असर होता है और जब हम इसका मंचन जब तक नहीं कर पाते हैं तब तक ये नाटक पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी जाती है। विद्यार्थियों, प्रथम नाटक की जब बात करते हैं हम कि कौन सा प्रथम नाटक माना जाता है, तो विद्यार्थियों जैसा कि वर्णन किया गया था ऊपर कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके एक पिता थे और उन पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास, उन्होंने 1857 में नहुस नाम का एक नाटक लिखा था, वो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। 1857 में लिखा गया गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ एक चीज ये भी आपको दृष्टव्य होनी चाहिए कि नाटक कौन से काल में लिखा जाता है या कौन से काल में प्रदर्शित होता है। तो नाटक के प्रदर्शन करने की जो स्थिति होती है काल को लेकर के, वो वर्तमान काल आपको लिखना है कि वर्तमान काल में ये उपस्थित होता है। इसका एक कारण है कि जब हम चाहे कोई ऐतिहासिक घटना हो या पौराणिक घटना हो, जब उसी घटना को यदि हम मंच पर नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो घटना लगती है मानो वो प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित हो रही हो, तो उस समय प्रतीत होता है कि ये जो नाटक है, ये जो घटना है वो वर्तमान काल में हो रही है। इसलिए यहाँ पर वर्तमान काल में प्रत्यक्ष रूप से घटित घटना के आधार पर वो दिखाई देती है, तो यहाँ वर्तमान काल से नाटक का संबंध माना जाता है। विद्यार्थियों, नाटक के कुछ अनिवार्य तत्व भी दिए हुए हैं कि नाटक के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, अर्थात किन किन चीजों का होना, किन किन तत्वों का होना नाटक में जरूरी है। तो यहाँ देखेंगे हम कि एक तो तनाव, यानी कि जो नकारात्मक जो स्थितियां हैं वो तनाव है, और दूसरा है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, यानी कि आप उत्सुक हो जाते हो उस नाटक को देखने के लिए कि आगे क्या होगा। तो अनिवार्य तत्वों में 3-4 अनिवार्य तत्वों को दे करके और एक अलग से दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि नाटक का अनिवार्य तत्व में कौन सा शामिल नहीं है, या कौन कौन से डायरेक्ट प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि नाटक के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं, कोई 3 लिखिए, 4 लिखिए। तो आपको ध्यान देना है नाटक का जो अनिवार्य तत्व है उसमें तनाव आता है, उत्सुकता है, रहस्य है, सीक्रेट है, रोमांच है और उपसंहार है। इस प्रकार के नाटक के अनिवार्य तत्व माने जाते हैं, तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और उपसंहार। आगे देखते हैं विद्यार्थियों कि नाटक में प्रतिरोध जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थिति को लेकर के आता है कि नाटक में प्रतिरोध का होना आवश्यक है। विद्यार्थी, जो आम जन है उसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जो आमजन है वो कैसी संतुष्टि प्राप्त नहीं करता है, इसलिए जो सफल नाटक होगा उसमें प्रतिरोध का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो असंतुष्टि के रूप में होता है, छटपटाहट के रूप में होता है, अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व ही उस नाटक को सशक्त बनाते हैं। तो नाटक को सशक्त बनाने में उपयोगी होता है वह तत्व होता है विद्यार्थियों प्रतिरोध। प्रतिरोध का अर्थ होता है कोई कार्य हो रहा है उसको रोकना, एक तरह से रोकने से मतलब है प्रतिरोध को। प्रोहिबिशन जो होता है उसमें असंतुष्टि, प्रतिरोध, छटपटाहट, अस्वीकार जैसे नकारात्मक जो प्रभाव है, नकारात्मक जो तत्व है, उससे वे तत्व ही नाटक को क्या बनाते, सफल नाटक घोषित करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर संवाद से जो संवाद होता है, जो कथन होता है, वह अनगिनत संभावनाओं का प्रकटीकरण भी करता है। ऐसी संभावनाएं जो अनगिनत हैं, अर्थात जिनकी संख्या गिनती से बाहर है, ऐसी संभावनाओं को प्रकट करने का कार्य भी वो करता है। वो संवाद, उस नाटक का जो संवाद है, क्योंकि इसमें संवाद जो होते हैं वो स्वयं निर्मित नहीं होते और चित्रित नहीं होते, स्वयं वर्णित या चित्रित नहीं होते। ऐसे बहुत से ऐसे संवाद होते हैं जो अनकहे होते हैं, अनलिखे होते हैं और दृश्यात्मक होते हैं। वो जो अनकहे, अलिखित और दृश्यात्मक जो संवाद होते हैं वो विद्यार्थियों विभिन्न प्रकार की अनगिनत संभावनाओं को प्रकटित करते हैं, प्रकटीकरण का वो कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो दृश्यात्मक अनकहे संवाद और क्रियात्मक जो संवाद हैं वो विभिन्न प्रकार की अनगिनत संभावनाओं को लेकर के चलते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों और भी कुछ इसमें
नाटक के अंतर्गत जो प्रमुख तथ्यों के रूप में है वो इस प्रकार से आता है कि नाटक की पूर्णता कब मानी जाती है। तो नाटक कब पूर्ण माना जाता है, देखिए अन्य विधाओं से जो हम तुलना करते हैं नाटक की, जैसे कि कहानी है, उपन्यास है और भी जो विधाएं हैं, कविता है, उनसे जब हम अंतर इनमें करते हैं नाटक से इनका क्या क्या भिन्नता है, तो एक पूर्ण रूप से एक भिन्नता होती है नाटक में कि अन्य जो विधाएं हैं वो लिखने के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे कहानी लेखन किया, कविता लेखन किया, तो वो कविता कहानी लिखने के बाद वो समाप्त हो जाता है, उसका उद्देश्य वो समाप्त है। लेकिन नाटक की एक विशेषता है कि वो जब तक मंच पर मंचित नहीं किया जाता, अर्थात स्टेज पर जब प्रस्तुत नहीं किया जाता, उससे पहले वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो नाटक की जो पूर्णता है वो नाटक की पूर्णता कब मानी जाती है, जब कोई नाटक मंच पर मंचित हो जाता है, उस समय वह जो नाटक जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर नाटक की एक निजी और विशेष प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है कि नाटक की निजी और विशेष प्रकृति कौन सी होती है। तो नाटक की जो विशेष प्रकृति है, निजी प्रकृति है विद्यार्थियों, वो होता है दृश्य रूप, यानी कि देखने का जो रूप है वो बहुत ही रोमांचकारी होता है, इसलिए दृश्य रूप जो है नाटक की निजी और विशेष प्रकृति होती है। विद्यार्थियों, यहाँ पर पहले बात कर चुके हैं हम कि वर्तमान काल से संबंधित होता है नाटक, क्योंकि नाटक का एक उसको मंचित करने का एक विशेष समय होता है, विशेष स्थान होता है, और वर्तमान काल में ही नाटक घटित होता है। पुराणिक कथाएं हों, ऐतिहासिक कथा हों, जब उन कथाओं को हम पुनः कई वर्षों के बाद में, बहुत सी वर्षों के बाद में यदि मंच पर प्रकाशित करते हैं, उनको दिखाते हैं, तो वो घटनाएं ऐसी प्रतीत होती है मानो वर्तमान काल से जुड़ी हुई हैं, तो वर्तमान से संबंधित होता है। विद्यार्थियों, एक प्रश्न आता है कि नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो विद्यार्थियों, दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है नाटक का वो होता है विद्यार्थियों शब्द। शब्द हो जाता है, तो जो भी शब्द पात्रों के द्वारा बोले जाते हैं, तो बोले जाने वाले जो शब्द हैं उनको नाटक का शरीर कहते हैं, और उन बोले जाने वाले शब्दों के आधार पर ही संवाद निर्मित होते हैं। तो नाटक का जो शरीर है वो माना जाता है बोले जाने वाले शब्द, पात्रों के द्वारा जो बोले जाने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, नाटक का शरीर कहलाते हैं। अब यहाँ पर नाटक और कहानी में समानताओं का एक प्रश्न आ जाया करता है कि नाटक और कहानी में क्या समानताएं हैं। तो समानताओं के अंतर्गत देखेंगे, पहली समानता तो ये विद्यार्थियों की, नाटक और कहानी दोनों ही क्या है, गद्य की विधाएं हैं, साहित्य के गद्य की विधाएं हैं। दोनों का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो कथानक होता है, उसकी कथा हुआ करती है। तीसरा जो समानता मिलती है वो पात्रों की होती है, क्योंकि कहानी में भी निश्चित पात्र होते हैं और एक नाटक में भी पात्र होते हैं। चौथा है विद्यार्थियों संवाद, कहानी में भी संवाद होता है और संवाद नाटक में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि संवाद उसमें अपना विशेष अर्थ देने वाले होते हैं, उस नाटक को बढ़ाने वाले होते हैं। चौथा है विद्यार्थियों समानता के रूप में प्रवेश, कहानी हो या नाटक हो, इन दोनों में एक निश्चित प्रवेश का होना आवश्यक है। और पांचवा है विद्यार्थियों चरमोत्कर्ष, यानी कि क्लाइमैक्स, यानी कि जो अंत होता है, क्या वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं हमें, तो वो चरमोत्कर्ष की स्थिति कहानी और नाटक दोनों में होती है। तो नाटक और कहानी में जो समानताएं हैं वो दोनों गद्य की विधाएं हैं, दोनों का केंद्र बिंदु कथानक होता है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में संवाद होता है, दोनों में प्रवेश होता है और दोनों में ही चरमोत्कर्ष की स्थिति या क्लाइमैक्स की स्थिति होती है। यहाँ विद्यार्थियों दोनों नाटक और विभिन्न प्रकार की जो अन्य विधाएं हैं उनमें अंतर क्या है, पहले बताया जा चुका है कि अन्य विधाएं लिखने पर ही पूर्ण हो जाती हैं, जबकि मंचित होने के बाद जो पूर्णता को प्राप्त करता है वह होता है नाटक। तो मंचित होने के बाद में ही नाटक पूर्ण होता है, जबकि अन्य विधाएं लिखने के पश्चात ही पूर्ण मानी जाती हैं। यहाँ विद्यार्थियों दूसरा जो अंतर ये आता है नाटक और अन्य विधाओं में वो ये है कि अन्य को पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए यदि बीच में रोक करके उसे पुनः शुरू कर सकते हैं, जबकि नाटक में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक बार में ही वो मंच पर, ऐसा तो नहीं है कि आपने आधा नाटक देख लिया, नाटक को हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नाटक को देख रहे हैं, आधा बीच में से छोड़ करके और उसको कल प्रस्तुत कर, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ जो नाटक है इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, ऐसी स्थिति इसमें आती है। नाटक की भाषा के बारे में जब बात चलती है विद्यार्थियों, तो नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए, सर्वप्रथम तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नाटक के माध्यम से जो जन रुचियां हैं उनका पता चलता है,
उनको जागृत किया जाता है। इसलिए नाटक की भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। तो नाटक की जो भाषा है वो सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और प्रसंग के जो भी प्रसंग चल रहा है उसके अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि पौराणिक परिवेश की संदर्भित जो कथाएं हैं उनको जब हम लेते हैं तो वहां जो भाषा शैली होगी वो कैसी होगी, संस्कृत प्रधान होगी, अर्थात तत्सम प्रधान शब्दावली वहां पर प्रयुक्त हुई। आधुनिक नाटकों में हम देखते हैं तो वहां पर खड़ी बोली, अंग्रेजी बोली इस प्रकार से ये दिखाई देती है। विद्यार्थी एक सवाल आया करता है कि नाटक में सबटेक्स्ट क्या है। सबटेक्स्ट क्या है? तो सबटेक्स्ट एक बार आ गया था ये प्रश्न कि नाटक में सबटेक्स्ट क्या है। तो सबटेक्स्ट का मतलब होता है संवादों का क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना और अनकहे अनलिखे संवादों का प्रयुक्त होना। ये है विद्यार्थियों नाटक का जो सबटेक्स्ट होने की स्थिति है। तो प्रिय विद्यार्थियों बने रहिए, जुड़े रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। आपकी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए आप तैयारी को बदस्तूर जारी रखिए। और अगला जो टॉपिक और छठा वीडियो जो लेकर हम आने वाले हैं वह है कविता का जो रचना प्रक्रिया है कविता की, उसको लेकर के आने वाले हैं। आप अधिक से अधिक वीडियोज को देखें, बार बार देखें, ताकि आपके ये जो बिंदु हैं आपके हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको परेशान नहीं करें और आप आसानी से सरलता से उन प्रश्नों के जवाब दे सकें। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, कविता की रचना प्रक्रिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।